अस्सलामुअलैकुम। अल्फा सीरीज की वीडियो नंबर 12 में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 जिसका टाइटल करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है उनको डिटेल से सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है, थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर each are combined in various ways which of the following cannot be obtained। कहते हैं हमारे पास थ्री रेजिस्टर्स है जिसमें से हर एक रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारे पास है आर। इसको हम वेरियस वेज यानी मुख्तलिफ तरीकों से कंबाइन करते हैं तो नीचे दिए गए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसमें से कौन सी ऐसी है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देखिए जब भी आपसे इस तरह के वैल्यू पूछा जाए कि कौन सी वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है कौन सी पॉसिबल नहीं है तो सबसे पहले आप रेंज को फाइंड करें। तो रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन का रेंज हम फाइंड करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होती है जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो मिनिमम होती है। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो हमारे पास बराबर होती है the sum of the resistance of each resistors, this is R1 plus R2 plus R3। अब यहाँ पर हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है R, सो दैट इज R प्लस R। इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 3R। यानी एक सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है 3R जो कि है हमारे पास ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस थ्री कॉम्बिनेशन, सो दिस वन इज पॉसिबल। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होते हैं उसको हम फाइंड करते हैं फ्रॉम द एडिशन ऑफ द रेसिप्रोकल of the resistance value, so that is 1 by R1 and plus 1 by R2 and plus 1 by R3। अब हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, so that is 1 by R plus 1 by R and this is plus 1 by R। तीनों को ऐड करते हैं so that is 3 divided by R। यहां से जब हम R इक्विवेलेंट को फाइंड करते हैं सो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, so that will be R equivalent, so this thing will reverse, that is R divided by 3। so R divided by 3 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है जो कि हमारे पास C में। तो हमारे पास A एंड C ये दोनों तो पॉसिबल है, ये हमारे पास रेंज है। अब इस रेंज के बीच जो वैल्यू नहीं आ रही वो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऑप्शन डी में 2R डिवाइडेड बाय 3 जो है वो हमारे पास इस 3R एंड R डिवाइडेड बाय 3 के बीच में आ रही है, जबकि 2R डिवाइडेड बाय 4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास ऐसा लग रहा है कि वो 3R एंड 2 जो R डिवाइडेड बाय 3 यानी मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू के बीच में नहीं आ रहा। सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास से 2R divided by 4 ohm, that is option B is the correct option। अच्छा, MCQ नंबर सेकंड है, when n resistance each of value R are connected in parallel then resultant resistance is X। when these n resistance are connected in series total resistance is। कहते हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है जिसमें से हर एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू है R। जब हम इसको पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो इनकी रिजल्टेंट की वैल्यू हमारे पास है X। और जब हम इन n रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो फिर हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पहले हम जो सीरीज जो पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन है इसकी जो रिजल्टेंट है उसको फाइंड करते हैं। सो एक
पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इसकी रेसिप्रोकल की एडिशन से फाइंड करते हैं. सो दैट इज 1 बाई एक्स. एक्स हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एंड दैट इज 1 बाई आर एंड प्लस 1 बाई आर प्लस n टाइम्स, क्योंकि n टाइप्स नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है हमारे पास. सो दैट विल बिकम एज 1 डिवाइडेड बाई x. इन सबको जब हम ऐड करते हैं सो दैट विल बी n डिवाइडेड बाई r. यहां से जब हम r की वैल्यू को फाइंड करते हैं सो दैट विल बिकम एज r को यहां पर शिफ्ट करते हैं, x को यहां पर, सो दैट इज r इज इक्वल टू nx. इसको यहां पर नोट करते हैं. सो दैट अब जो रेजिस्टर्स है उनको सीरीज में कंबाइन किया गया है. तो सीरीज में हम कॉम्बिनेशन को जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको कैसे फाइंड करेंगे. सो ये R इज इक्वल टू nx हमारे पास हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में. अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है R एंड दैट विल बी इक्वल टू. सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास हर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास ऐड होती है एंड दिस इज n टाइम्स. n टाइम्स हमारे पास रेजिस्टर्स की वैल्यू है. सो दैट विल बी R इज इक्वल टू nr. अब हमारे पास रेजिस्टर्स की जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कैलकुलेट किया, जो यहाँ पर हमने नोट किया है, दैट इज R इज इक्वल टू nx. तो इस R की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो दैट विल बी R इज इक्वल टू n into nx. ये n इस n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दैट विल बिकम एज n स्क्वायर x. तो जब हम इन n रेजिस्टर्स को जो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया था, जब हम इसको सीरीज में कंबाइन करते हैं तो इसके टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी n स्क्वायर x की, जो कि है हमारे पास ऑप्शन डी में, दैट इज d n स्क्वायर x. नाउ एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि two bulbs mark 200 watt 250 volt and 100 watt 250 volt are joined and series to 250 volt supply. Power consumed and circuit is. कहते हमारे पास दो बल्ब है जिसकी रेटिंग 200 वोल्ट एंड 250 वोल्ट है एंड 100 वाट 250 वोल्ट है. इनको हमने सीरीज में 250 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किए गए हैं. सो पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट क्या होगी. सो लेट सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास 250 वोल्ट की बैटरी है. इसके साथ हमने एक बल्ब को यहाँ पर और दूसरे बल्ब को यहाँ पर कनेक्ट किया है. यहाँ से हम 250 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है. इसी बल्ब 1 की जो पावर रेटिंग है वो 200 वोल्ट है एंड इस पर रेजिस्टेंस R2 की पावर की वैल्यू हमारे पास है 100 वोल्ट. और ये तब होगी, ये बल्ब 1 जो है 200 वाट पावर तब देगी जब हम इसको 250 वाट के साथ वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं. इसी तरह सेकंड बल्ब जो है ये हमें 100 वाट तब देगी जब इसको हम कनेक्ट करते हैं 250 वोल्ट बैटरी के साथ. तो कहते हैं इसकी और हमने इन सारे दोनों को 250 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किए गए हैं. तो पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट क्या होगी. तो देखिए पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट के लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज जो पावर इन अ सर्किट दैट इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. अब इस R को यहां पर शिफ्ट करते हैं. So that will be R is equal to V square divided by P. So resistance of the first bulb की resistance की वैल्यू को हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास है R1. So that is R1 is equal to यहाँ पर V square, V की वैल्यू पुट करते हैं 250. So this is 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द पावर. इसकी जो पावर है वो हमारे पास है 200. सो दैट इज 200 वाट.
इस 250 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 62500 डिवाइडेड बाय 200। इसको जब हम इस नंबर को इस पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इससे आएगा 312.5 ओहम। ये रेजिस्ट जो बल्ब R1 है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब बल्ब 2 की रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो दैट विल बी R2 is equal to 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब सेकंड बल्ब की जो पावर की वैल्यू है वो हमारे पास है 100। सो 250 का स्क्वायर लेंगे सो दैट विल बिकम एज 62 एंड 500 डिवाइडेड बाई 100। इससे हमारे पास आएगा 625 ओहम। ये हमारे पास सेकंड बल्ब की रेजिस्टेंस की वैल्यू है। नाउ हमसे पूरे सर्किट में जो पावर है उसके बारे में पूछा है। सो हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, क्योंकि दोनों बल्ब जो है ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में। सो लिहाजा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास होगी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू हमने फाइंड किया, दैट वाज 312.5। R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 625 ओहम। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं सो दैट इज 937.5 ओहम। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब हम ऐसा करते हैं कि जो पूरे सर्किट के लिए जो पावर की वैल्यू है उसको हम फाइंड करते हैं। दैट विल बी द पावर, टोटल पावर कंज्यूम्ड, दैट विल बी, दिस इज इक्वल टू the voltage V. This V is the applied voltage, and इसको यहाँ पर हम लिखते हैं VS। VS का मतलब है the supplied voltage, and that will be the R equivalent। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास है अप्लाइड वोल्टेज की जो कि है हमारे पास 250 एंड इस स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड किया था, दैट वाज 937.5। तो 250 का स्क्वायर लेंगे सो दैट विल बिकम एज 62 एंड 500 डिवाइडेड बाय 937.5। इस पर 62 एंड 500 को जब हम 937.5 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इससे आएगा 66.67 वाट, जिसको हम राउंड अप करते हैं सो दैट विल बिकम एज राउंडेड अप टू 67 वाट। तो जो पूरे सर्किट की पावर है दैट इज 67 वाट, जो कि है हमारे पास ऑप्शन बी में। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ओहम, द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, देन इट्स रेजिस्टेंस इन ओहम इज। कहते हैं हमारे पास एक वायर है, लेट सपोज ये हमारे पास एक वायर है, इसको हम स्ट्रेच करते हैं टू डबल इट्स लेंथ, यानी इसको हम अलोंग इसी तरह स्ट्रेच करते हैं जिसकी वजह से इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास डबल हो जाती है। सो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन ओहम ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ द वायर को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। इसको देते हैं कि ये हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस से ये है 1। अब जब हम इस वायर को स्ट्रेच करते हैं तो इसके रेजिस्ट, क्योंकि जब हम स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ हमारे पास डबल हो जाती है तो रेजिस्टेंस जो है ये हमारे पास चेंज होगी। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास है R2 एंड दिस इज रो L डैश डिवाइडेड बाई A डैश। तो हम L डैश एंड A डैश की वैल्यू को फाइंड करते हैं, क्योंकि जब भी याद रखिए जब भी हमारे पास वायर की फिजिकल पार्ट में लेंथ या एरिया जो है वो हो इंक्रीज डिक्रीज हो रही हो तो उसी दौरान हम देखेंगे इसी वायर की जो वॉल्यूम है उसके तरफ, क्योंकि दोनों सूरतों में कि अगर हम लेंथ को बढ़ाते या घटाते
या एरिया को कम करते या ज्यादा करते, तो हम वॉल्यूम को देखेंगे कि इनिशियल हमारे पास वॉल्यूम क्या है और जो लेंथ और एरिया में चेंज की वजह से जो वॉल्यूम आ रही उसमें क्या चेंज आएगी। तो वॉल्यूम हमारे पास रहेगी कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, दैट इज V इज इक्वल टू द एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। ये वॉल्यूम हमारे पास रहेगी कांस्टेंट। तो जब भी हम लेंथ को डबल करते हैं तो हमारे पास जो वॉल्यूम है इसको मान लेते कि हमारे पास V डैश है, सो दैट इज A एंड टू L हमारे पास इसको डबल किया गया है, सो दैट विल बी 2L। तो हमारे पास ये एरिया ऐसा होना चाहिए कि इस दोनों की प्रोडक्ट से जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम एज अ AL, सो दैट विल बी V डैश विल बी इक्वल टू, अब अगर इस A की जगह हम A डिवाइडेड बाय 2 पुट करते हैं एंड इट इज 2L, तो ये 2 and 2 कट हो जाएगा, सो हमारे पास वैल्यू आएगी AL। तो जब हम इस वायर को 2 टाइम्स जो है यानी डबल ऑफ इट्स लेंथ को स्ट्रेच करते हैं तो इसकी जो एरिया है वो हमारे पास A/2 यानी हाफ से रिड्यूस हो जाती है। सो एरिया की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमारे पास एरिया A डैश दैट इज A डिवाइडेड बाय 2 के, लेंथ की वैल्यू L डैश की वैल्यू आ गई 2L। तो हमारे पास जो इक्वेशन है रेजिस्टेंस की वो हमारे पास है R डैश इज इक्वल टू रो L डैश डिवाइडेड बाय A डैश। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, सो दैट इज रो L डैश की वैल्यू हमारे पास है 2L, A डैश की वैल्यू हमारे पास है A डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, so that will be 4 and to rho L divided by A। अब rho L divided by A हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू है R की, so the new resistance that will be R dash is equal to 4R, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी बाय 4 टाइम्स जो है, so that is option B is the correct option। ना MCQs नंबर 5 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू अ वायर पर सेकंड, द करंट डेवलप्ड इज। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वायर में वो हमारे पास है 10 की पावर 6, टाइम जो है एक ही सेकंड में ये पास हो रही है, सो करंट हमारे पास क्या होगी। सो n हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड जो टाइम है पर सेकंड डेट इज 1 सेकंड। हमने फाइंड करना है करंट को कि करंट क्या होगी, कैसे कितना होगी 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन से। तो करंट की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। चार्ज को जब हम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं तो इसको हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय T। यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो N की वैल्यू हमारे पास है 10 की पावर 6, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इट्स वैल्यू इज 1.6 10 की पावर -19 एंड टाइम की वैल्यू हमारे पास है 1 सेकंड। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड दिस इज 10 की पावर 6 multiplied by 1.6 multiplied by 10 की पावर -19, तो 10 की पावर -6 जो है 10 की पावर 6 एंड 10 की पावर -19, इससे हमारे पास आएगा 10 की पावर -13 एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, सो दैट विल बिकम इज I इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -13 एम्पियर, जो कि है हमारे पास ऑप्शन सी में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 6, when a wire is stretched and its radius becomes R/2, then its resistance will be। कहते हैं हम एक वायर को स्ट्रेच करते हैं इट्स सो दैट इट्स रेडियस बिकम R/2। देखिए जब भी हम वायर को, लेट सपोज ये हमारे पास वायर है, जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो इसके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो रिड्यूस्ड होती है, यानी इसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो ये इसी तरह हमारे पास इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये रिड्यूस्ड हो जाती है।
सो कितना रिड्यूस्ड हो जाती है, R/2। सो न्यू रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी। तो इसी तरह का एमसीक्यूज हमने पिछले जो एमसीक्यूज थे उनमें भी सॉल्व किया था। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन को यूज करेंगे ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हमारे पास है R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। एरिया जो हमारे पास है ये बराबर होती है पाई इनटू आर स्क्वायर के। तो यहां पर एरिया की जगह हम पुट करेंगे दैट इज R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय पाई इनटू आर स्क्वायर, क्योंकि जो रेडियस है वो हमारे पास रिड्यूस्ड हो जाती है R/2 से, इसलिए हम एरिया की जगह वैल्यूज पुट करते पाई इनटू आर स्क्वायर के। नाउ वॉल्यूम जो है इस तरह हमने पहले जिक्र किया कि वॉल्यूम ने कांस्टेंट रखना है। सो वॉल्यूम हमारे पास होगी दैट विल बी वी एस इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय एल। तो एरिया की वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी वी एस इक्वल टू पाई इनटू आर स्क्वायर एल। तो दोनों साइड को हम आर स्क्वायर पर डिवाइड करते हैं, सो दैट विल बिकम एज एल एज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय पाई इनटू आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, सो लिहाजा हमारे पास लेंथ की वैल्यू आएगी दैट इज एल एज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। जो हमने पहले कैलकुलेट किया था रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो कि था हमारे पास आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो यहां पर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो हमारे पास है 1 बाई आर स्क्वेयर। एरिया की वैल्यू हमारे पास है पाई इनटू आर स्क्वेयर। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, अब रो हमारे पास रेजिस्टिविटी इन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, पाई भी हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो इसको हम जो है कांस्टेंट लेते हैं। सो दैट विल बिकम एज आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट विल बिकम एज आर पावर 4। सो यहां पर कहते हैं कि जो आर है इसको हम हाफ कर देते हैं, सो दैट विल बिकम एज, इसको दोबारा लिखते हैं, सो दैट विल बी आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर की पावर 4। सो आर की जगह हम लिखेंगे आर बाई 2, सो दैट विल बिकम एज 1 बाई आर डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर। तो दैट इज 1 बाई आर की पावर 4, यहाँ पर 2 की पावर 4। सो 2 की पावर 4 जब ऊपर जाएगा, सो दैट विल बिकम एज 16। सो हमारे पास डिवाइडेड बाई आर की पावर 4। तो देखिए R डिवाइडेड बाई 4 ये हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस था ना। तो यहां पर जब हम R की वैल्यू को पुट करते हैं, सो हमारे पास जो आंसर आएगी दैट विल बी R इज इक्वल टू 16 इंटू R। ये R डैश हो गया एंड दैट इज 16R। यानी जब हम रेडियस को R/2 हाफ कर देते हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम इंक्रीज होगी। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है MCQ number 7. How much voltage is required to make 2 ampere flow through a resistance of 8 ohm? हमारे पास वोल्टेज जो है उसको फाइंड करना है एक AC रेजिस्टेंस में, जिसमें जो करंट की वैल्यू हमारे पास है 2 एम्पियर और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है 8 ओहम। So current I is 2 ampere, resistance R is 8 ohm, voltage को हमने find करना है, so we will use the Ohm's law, that is V is equal to IR. Simply put the values, the A की I की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2, R की वैल्यू हमारे पास है 8, so that will be 16 वोल्ट। तो हमारे पास 16 वोल्ट जो है ये वोल्टेज है। अब वोल्टेज को हम लिखेंगे इन टर्म ऑफ एम्पियर एंड ओहम, सो दैट विल बी 16 एम्पियर। यहाँ पर जो है करंट की यूनिट हमारे पास एम्पियर है,
रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है ओहम, सो दैट इज 16 एम्पियर ओहम, जो कि है हमारे पास ऑप्शन सी में। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास कुछ इस तरह है कि a wire of uniform cross section, a length L, and a wire of uniform cross section A, length L and resistor R is cut into two equal parts. The resistivity of each of part will be. कहते हैं हमारे पास एक वायर है, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वायर है, इसको हम दो पार्ट्स में जो है कट कर देते हैं इस तरह हम इसको कट करते हैं। सो दिस इज पार्ट एंड दिस पार्ट, ये दो पार्ट हो गई। तो इस पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो देखिए हमारे पास रेजिस्टिविटी जो है ये इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ द मटेरियल पर। तो यहाँ पर दोनों पार्ट एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, सो लिहाजा हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो दोनों पार्ट की होगी सेम। सो दैट विल बी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी इज द resistivity of the material will remains the same. Option C is the correct option. MCQs नंबर 9 हमारे पास कुछ इस तरह है कि the resistivity of two wires is ρ1 and ρ2 which are connected in series. If their dimensions are the same, then the equivalent resistivity of the combination will be. कहते हैं हमारे पास दो वायर्स है, जिसमें से एक वायर की रेजिस्टिविटी ρ1 है, दूसरी की है ρ2, and they are connected in series and their dimensions are same. dimension are same का मतलब है कि इसकी जो एरिया है एंड लेंथ है वो हमारे पास सेम है। तो इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी। तो देखिए हम पहले टोटल लेंथ को फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास इसको मान लेते हैं, ये हमारे पास है जो है वायर 1, इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू ρ1 है, और ये हमारे पास वायर 2 है, इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू ρ2 है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन की, यहाँ ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पहले हम लेंथ की इक्विवेलेंट को फाइंड करते हैं, फिर इस एरिया की, और फिर रेजिस्टेंस की, फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टिविटी को। तो हमारे पास जो टोटल लेंथ है दैट विल बी L इक्विवेलेंट is equal to L plus L, that will be 2L। जो दोनों पार्ट्स की जो इक्विवेलेंट लेंथ है दैट इज 2L। एरिया हमारे पास होगी दैट इज एरिया इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू A, क्योंकि डायमेंशन सेम है हमारे पास, जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज सेम। टोटल रेजिस्टेंस होगी हमारे पास R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो हमारे पास R, ये वाला R जो है ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। R1 पहले रेजिस्टेंस पार्ट 1 की रेजिस्टेंस है, R2 हमारे पास पार्ट 2 के रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, दैट विल बी ρL डिवाइडेड बाय A, एंड दैट विल बिकम एज ρL डिवाइड, R1 की जो रेजिस्टिविटी हमारे पास है ρ1, L डिवाइडेड बाय A प्लस दैट इज रो एंड ρ2 एंड टू L डिवाइडेड बाय A। अब L और एरिया दोनों सेम है, सो लिहाजा इसको हम सिंपली ऐड करते हैं, सो हमारे पास आंसर आएगी दैट विल बी रो इक्विवेलेंट दैट इज 2L। 2L हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट पार्ट था ना, इसी तरह ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 को जब हमने कंबाइन किया तो इसकी जो लेंथ है, इस पार्ट की जो लेंथ है वो हमारे पास 2L आ गया था ना। सो दैट विल बी 2L डिवाइडेड बाय एरिया, एंड जो हमने कैलकुलेट किया था पिछले, दिस इज ρ1 एंड टू L डिवाइडेड बाय A एंड ρ2 एंड टू L डिवाइडेड बाय A।
L डिवाइडेड बाय A यहाँ पर और यहाँ पर, इसको हम कैंसल आउट करते हैं, so that will become as रो equivalent, और ये 2 है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, so that will be रो 1 प्लस रो 2, दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करते हैं, so that will be a row equivalent is equal to रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास दोनों की सीरीज कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी आएगी, that will be रो 1 plus रो 2 divided by 2, that is option C is the correct option. Now MCQs number 10 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि the power of two electric bulbs are 100 watt and 200 watt which are connected to power supply of 220 volt. The ratio of resistance of their filament will be. रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट को हमने फाइंड करना है। एक बल्ब जो है इसकी जो पावर है वो 100 वाट है, दूसरे की पावर की वैल्यू हमारे पास है 200 वाट, और इन दोनों को कनेक्ट किया गया है 220 ओम से। सो रेजिस्टिविटी ऑफ दियर फिलामेंट को हमने फाइंड करना है। तो देखिए रेजिस्टेंस एंड पावर के बीच हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। एक्चुअल रिलेशन हमारे पास ये कि पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर है, तो आर को हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं एंड पी को यहाँ पर, तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन आएगी। एंड वोल्टेज जो है ये हमारे पास चूंकि दोनों के लिए सेम है, सो इसको हम इस तरह लिखेंगे दैट इज आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी। सो जो रेजिस्टेंस है एंड पावर ये एंड दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पहले वाली बल्ब की रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास है R1, सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P1, एंड सेकेंड बल्ब की जो रेजिस्टेंस इसको हम मान लेते हैं R2 एंड दिस इज 1 बाई P2। सो दिस इज इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पर डिवाइड करते हैं, सो हमारे पास आएगा R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई P1। ये इनवर्स रिलेशन है, R1 यहाँ पर है तो P1 यहाँ पर, R2 यहाँ पर तो P2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं, सो दैट विल बी P2 की वैल्यू हमारे पास है 200 एंड P1 की वैल्यू हमारे पास है 100, तो ये दो जीरो इसके साथ चले जाएंगे, सो दैट इज 2:1, इसको हम लिखेंगे दैट इज 2:1। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी 2:1। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 11, दैट इज thermocouple is an arrangement of two different metals। थर्मोकपल हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि इसकी जो ऑपरेशन है वो बेस कर रही है सीबेक इफेक्ट पर, और सीबेक इफेक्ट में हमारे पास जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसकी का बिना पर हमारे पास जो थर्मोकपल है वो बनती है। सो थर्मोकपल हमारे पास कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। That is option A is the correct option. It is option A is the correct option. MCQ number 12 है in order to achieve high accuracy the slide wire of potentiometer should be। जब हम हाई एक्यूरेसी को मान लेते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर वो हमारे पास हाईली एक्यूरेट रिजल्ट दे, तो जो वायर की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या होगी। सो जब हम जो स्लाइड ऑफ द वायर है जब हम इसको जितना ज्यादा करेंगे तो उतना ही हमारे पास एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, क्योंकि हमारे पास जो सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द पोटेंशियोमीटर है वो डिपेंड कर रही है पोटेंशियल ग्रेडियंट पर, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अलोंग द वायर, that is K is equal to V divided by L। तो हमारे पास जितना L जो है
हमारे पास अगर L की वैल्यू हमारे पास ज्यादा हो तो K की वैल्यू हमारे पास क्यों होगी कम। सो जब भी हम जो K जो टोटल लेंथ ऑफ द स्लाइड वायर है इसको जब हम जितना इंक्रीज करेंगे तो उतना ही हमारे पास जो है एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 13 हमारे पास कुछ ऐसे तरह के when a potentiometer is used for measurement of voltage of an unknown source, the power consumed in the circuit of the unknown source under null condition is। null condition पर हमारे पास पावर कंडीशंस जो पोटेंशियोमीटर है वो पावर कितना कंज्यूम होगी। तो नल कंडीशन याद रखिए, नल कंडीशन में हमारे पास पोटेंशियोमीटर के क्रॉस जो वैल्यू ऑफ द करंट है वो जीरो होती है। तो जब हम पावर को कैलकुलेट करते हैं दैट इज P इज इक्वल टू वी आई। सो अंडर नल कंडीशन द आई वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू जीरो। सो एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो द पावर कंज्यूम विल बी इक्वल टू जीरो। दैट इज ऑप्शन C is the correct option. Option C is the correct option. लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास कुछ ऐसे तरह के एन अ व्हीटस्टोन ब्रिज। In a Wheatstone bridge, the bridge is said to be balanced when the current through the galvanometer is। बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास वो होती है जिसमें गेल्वानोमीटर के अक्रॉस जो करंट पास हो रही है वो जीरो हो। क्योंकि गेल्वानोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर जीरो हो तो हमारे पास पोटेंशियल जो गेल्वानोमीटर है उससे करंट पास नहीं होगी और उसको हम कहते हैं द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। सो द करंट अंडर द from the galvanometer under the balance condition will be equal to zero। That is option B is the correct option.